हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी से वन शॉट होने वाली है। इस वीडियो में जितने भी हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज की इस वीडियो में आपका तैयारी करा दिया जाएगा। अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए हिंदी के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वन शॉट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में देख लीजिए सबसे पहले नंबर देख रहे हैं ना बाबू, ये आपका गद्य साहित्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इस वीडियो में देखिए गद्य साहित्य से यानी कि 31 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। कहीं भी नहीं आपको खोजना है कि बहुविकल्पी गद्य साहित्य से कैसे याद करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन 31 क्वेश्चन ऐसे मोस्ट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है कि कहीं भी नहीं खोजना है। लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो 2022 में 23 में और मतलब 20 में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सभी को एक जगह पर 31 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। यानी कि ये गद्य साहित्य से आपको 5 बहुविकल्पी पेपर में आएगा 5 नंबर का। और यहाँ पे देख लीजिए पद साहित्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चंस, ये 30 प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है पूरे क्वेश्चंस को, जो कि मतलब कि अभी तक 2020 से 21 22 23 जो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मोस्ट टॉप क्वेश्चंस को 30 क्वेश्चन यानी कि पद साहित्य से, यानी कि 30 प्रश्न को पढ़ लीजिए, 5 नंबर इसमें क्लियर हो जाएगा। और 31 क्वेश्चन इसमें गद्य साहित्य से पढ़ लीजिए, 5 नंबर यहाँ से। और यहाँ पे देख लीजिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य साहित्य यानी गद्यांश, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसका एक एक गद्यांश का सोल्यूशन आप देख रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को कितना बारीकी से अच्छे से सेलेक्ट किया गया है, अच्छे से तैयार कर लीजिए वन शॉट वीडियो में। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, ये कवि का लेखक का दोनों को यहाँ पे मोस्ट एकदम ये वीडियो होने जा रही है वन शॉट। आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस वीडियो को बच्चों में शेयर कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर बाबू यहाँ से आप लोग धैर्य से बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर के और अपना नोट्स निकाल लीजिए। जो भी बच्चे हिंदी में टॉप करना चाहते हैं, ऐसे ही सारे इंग्लिश का भी बनाएंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो देख लीजिए यहां से देख लीजिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप भी मतलब 31 क्वेश्चन में से देखते हैं गद्य साहित्य में कितने आंसर आप कर पाते हैं। उत्तर भी आपको कमेंट में बताते चलना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा और ये मतलब लगातार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे मैं सन कोड नहीं लिखा हूं, लेकिन आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है, कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है। कहानी का, संस्मरण का, उपन्यास का, निबंध का। तो आप कमेंट में बताइएगा अशोक के फूल जो है ये किसका है, तो ये निबंध का है, ठीक है। अच्छे से तैयार करते चलिए, ये निबंध विधा की रचना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि नीड का निर्माण फिर रचना विधा है, किसकी है। यहाँ पे देख लीजिए आत्मकथा, नाटक का, संस्मरण का, निबंध का, चारों में से कौन सा है। तो नीड का निर्माण ये जो रचना है ये आत्मकथा है। क्या है बाबू, ये आत्मकथा है। बढ़िया से तैयार कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगला प्रश्न है 3 नंबर, चंद्रकांता संतति कृति की विधा है। चंद्रकांता संतति कृति की विधा है। देखिए निबंध है, यहाँ पे नाटक है, यहाँ पे कहानी, यहाँ पे उपन्यास। तो चंद्रकांता संतति कृति जो है ये उपन्यास है। क्या है बाबू, ये उपन्यास, ठीक है। इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। एक एक क्वेश्चंस आप सबके लिए सेलेक्ट करके नोट डाउन किया हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। 4 नंबर देख रहे हैं कि फंडीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है। कह रहा है कि फंडीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है। यात्रा, संस्मरण, उपन्यास का, कहानी का, रिपोर्टाज। तो इस चारों में से कौन सा सही है, तो ये कहानी का है। किसका है, ये कहानी का है। फंडीश्वर नाथ रेणु ये कृति जो है ठुमरी ये मतलब कहानी विधा की है रचना। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अजात शत्रु किस विधा की रचना है। बोल रहा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। जीवनी का, नाटक का, संस्मरण, आत्मकथा। तो अजात शत्रु जो है ये नाटक विधा की रचना है। किसकी है बाबू, ये नाटक मतलब विधा की रचना है। ये जो ख नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 6 नंबर, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है।
अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? जीवनी का, संस्मरण का, निबंध का, कहानी का। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो ये संस्मरण का हो जाएगा। किसका होगा बाबू? ये संस्मरण का, यानी कि ख नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से 7 नंबर बोला इसमें कि निम्नलिखित में से कर्म भूमि किस विधा की रचना है? यहाँ पे 7 नंबर की निम्नलिखित में से कर्म भूमि किस विधा की रचना है? उपन्यास का, निबंध का, कहानी का, आलोचना का। तो चारों विकल्प में से कौन सा सत्य विकल्प है? तो उपन्यास। जो भी बच्चे तैयार करके रखे हैं ऑलरेडी, उन सभी का तैयारी अच्छा ही चल रहा होगा। एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको मन में या कमेंट में छापते चलना है। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्या बोला गया इसमें कि आरोहण लिखा है ना, आरोहण, आरोहण प्रमुख लिखा है कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार हैं। इस तरीके से पेपर में पूछा है। तो यहाँ पे राहुल संस्कृत्यायन होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा कि फंडीश्वर नाथ रेणु जी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा रचा गया था। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे 9 नंबर, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? पेपर में पूछेगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? निबंध का, उपन्यास का, या रेखाचित्र का, या आत्मकथा। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो देख लीजिए, वो आत्मकथा। जो बच्चे तैयारी करके रखे हैं एक एक प्रश्न को इंपॉर्टेंट देकर, वो अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस को तैयार आज की इस वीडियो में वन शॉट में बताने वाले हैं। देख लीजिए 10 नंबर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? निबंध से, आलोचना से, उपन्यास से, संस्मरण से। तो ये आलोचना से मतलब की विधा से रचा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर की निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है? निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सत्य है? सरदार पूर्ण सिंह जी, सदल मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, राहुल संस्कृत्यायन। तो डायरी विधा के लेखक पूछा है ना, तो कौन हो जाएंगे? शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे 12 नंबर पे विशस्य विस्मोधम गद विधा है। देखिए, विशस्य विस्मोधम गद विधा है, ये कहानी से कि नाटक से कि उपन्यास से कि निबंध से। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे विशस्य विस्मोधम की बात करेगा, विशस्य विस्मोधम की बात करेगा और कहेगा गद विधा। तो गद विधा कौन सी है? तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं, नाटक से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया इसमें कि हरिशंकर प्रसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? उन किस विधा की रचना है? तो उपन्यास का कि कहानी का, निबंध का कि नाटक का। तो हरिशंकर प्रसाई जैसे ही उनके दिन फिरे, ये विधा जो है ये कहानी विधा से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है 14 नंबर, देख लीजिए। यशपाल कृति सिंहावलोकन रचना की विधा है। रचना की विधा है आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण है, एक कहानी है। चारों विकल्प में से सत्य विकल्प कौन सा है? तो यशपाल कृति सिंहावलोकन ये जो है आत्मकथा रचना की विधा है। ठीक है, बढ़िया से तैयार कर लेना। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि पागल पथिक किस विधा की रचना है? पागल पथिक किस विधा की रचना है? कहानी का, नाटक का, गद गीत का, संस्मरण। तो देख लीजिए, गद गीत से ये रचना ली गई है। ठीक है, गद गीत बढ़िया से तैयार कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ से अगला प्रश्न है 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है? देख लीजिए, लिखा है कि दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? रेखाचित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत, यहाँ पे संस्मरण है। तो देखिए, दीप जले शंख बजे जो है ये संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, बढ़िया से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने है 17 नंबर कि पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है।
पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है आत्मकथा से, जीवनी से, यात्रावृत्त से, उपन्यास से। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे यात्रावृत्त हो जाएगा बाबू। ठीक है, बढ़िया से रिवीजन कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है कवि वचन सुधा जी, गोरा बादल की कथा, कामायनी का, चिदम्बरा का। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे जो होगा खड़ी बोली गद्य की विधा की प्रथम रचना है ये गोरा बादल की कथा जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है 19 नंबर, भाषा योगाविष्ट के लेखक कौन है? भाषा योगाविष्ट के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल जी, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजनी, स्वामी नंद सरस्वती। यहाँ पे चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है? तो भाषा योगाविष्ट के लेखक जो होंगे राम प्रसाद निरंजनी जी होंगे। ठीक है, ये प्रश्न 3 नंबर सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सत्याम, सत्यामृत प्रवाह, नासिकेतोपोख्यान, भारत सौभाग्यम। यहाँ पे लिखा है भूतनाथ। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है? तो सदल मिश्र की जो रचना है नासी पोते पोख्यान जी, जो ये ख नंबर विकल्प है सत्य है। ठीक है। 31 प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लेना, गद्य साहित्य से 5 प्रश्न इसी में से फंसेंगे। 21 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। देखिए हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत, उदंत जो मार्तंड के संपादक थे कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी जी, युगल किशोर यहाँ पे शुक्ल जी। तो यहाँ पे जो चौथा विकल्प आप देख रहे हैं युगल किशोर शुक्ल जी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न के क्वेश्चन के साथ आपके सबके बीच में है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक करते थे, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक करते थे प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रेमघन जी, बालकृष्ण भट्ट जी, सरदार पूर्ण सिंह जी। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है बाबू? ये कमेंट में आपको बताना है। चलिए मैं ही बताऊंगा, प्रेमघन जी। जो भी बच्चे तैयारी करके रखे हैं एक एक प्रश्न को अच्छे से रिवाइज कर लेना, यहाँ पे एकदम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। 23 नंबर, हिंदी प्रदीप के संपादक थे कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी, रामधारी सिंह राधाचरण गोस्वामी जी, प्रेमघन जी। तो हिंदी प्रदीप के संपादक की बात करेगा तो ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा संपादित किया गया था इसको। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ से आपका है 24 नंबर। ठीक है ना, अच्छे से बढ़िया से तैयारी करके चले जाना है, एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही बेस्ट बनाया गया है। चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र, यहाँ पे प्रेमघन जी और प्रेमचंद जी। चारों में से कौन सा सत्य है ये कमेंट में बताना है। तो ब्राह्मण पत्रिका जो है ये प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया था या किसके द्वारा? चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है आपको कमेंट में छाप देना है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। चलिए इसका 24 नंबर का आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैं ये 24 नंबर दे देता हूं कि हाँ सब लोग का कमेंट आना चाहिए 24 नंबर का। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और पेपर में इस बार आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 25 नंबर, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, गोदान होगा कि गुनाहों के देवता होगा या चित्रलेखा होगा? तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास की बात करेगा तो ये परीक्षा गुरु हो जाएगा। क्या होगा बाबू? ये परीक्षा गुरु जो ऑप्शन क नंबर है ये सत्य है। ठीक है। इसके बाद अगला है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? कि 100 अजान एक सुजान के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चारों विकल्प में से सत्य कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट। जो बच्चे प्रिपरेशन करके रखे हैं अच्छे से बेस्ट से उन सभी का सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा कि कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र, यहाँ पे प्रेमघन जी। तो यहाँ पे देखिए
चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है? तो कवि वचन सुधा के संपादक जो थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न 28 नंबर देखिएगा ध्यान से कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र कौन सी है? चलिए पढ़िए विकल्प आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, इसके बाद दिनमान। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है? प्रताप जी नारायण जी के द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो कौन सी है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका है। ठीक है, अगला प्रश्न आगे की तरफ है 29 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट संपादक थे किसके? इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के, साहित्य सहचर। तो इसमें हो जाएगा हिंदी साहित्य सॉरी हिंदी प्रदीप। ठीक है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा हिंदी प्रदीप जो है ये संपादित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न 30 नंबर देख लीजिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जी, हरदेव बाहरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका की बात किया गया है, कौन सा विकल्प सत्य है? तो श्याम सुंदर दास जो थे ना ये उन्हीं के संपादक थे। अगला प्रश्न हम बात करते हैं 31 जो कि ये आपका आखिरी क्वेश्चन है गद्य साहित्य का, इसके बाद ही पद्य साहित्य स्टार्ट होगा। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, क्षयवादी युग के, प्रगतिवादी युग के। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। किसके? द्विवेदी युग के, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन है ये सत्य है। तो ये गद्य साहित्य से था। गद्य साहित्य से बाबू आपके कितने क्वेश्चंस मैंने कराया? 31 क्वेश्चन जो कि टॉप क्वेश्चन हैं। आपको कहीं भी नहीं खोजना है, बढ़िया से रिवीजन करना है। इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, इसके बाद ही अब पद साहित्य स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं ये पद साहित्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपको टॉप 30 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। पूरे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस, 30 प्रश्न बढ़िया से पढ़ लेना, 5 नंबर अचीव होगा यहीं से। चलिए ये क्वेश्चन में से देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, तब इसके बाद यहां से ये स्टार्ट होगा। पूरा तैयारी कराएंगे, एक एक क्वेश्चन ट्रिक से गद्यांश सॉल्व करना सिखाएंगे, जीवन पर से तैयारी करने का बेस्ट तरीका बताएंगे। बढ़िया से तैयार कीजिए। पद साहित्य से पहला क्वेश्चन होने जा रहा है, नई कविता युग की रचना कौन सा है? नई कविता युग की रचना है, चलिए विकल्प दिया है यमा, खुशबू के शिलालेख, यहाँ पे प्रलय सृजन, यहाँ पे प्रूरवा है। तो नई कविता युग की रचना की बात करें तो खुशबू के शिलालेख जो आप ऑप्शन देख रहे हैं बाबू, ये ख नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद दूसरा है प्रगतिवादी युग काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? चलिए प्रगतिवादी युग काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, चंद्रवरदाई है। क्या है? चंद्रवरदाई। देखिए केदारनाथ अग्रवाल जो है ये हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रगतिवादी युग के काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मैं बात कर रहा हूं, देखिए बाबू यहाँ पे 3 नंबर, गिरिजा कुमार माथुर किस काल की कवि है? गिरिजा कुमार माथुर किस काल की कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ पे चारों विकल्प में से सत्य विकल्प आधुनिक काल हो जाएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट आंसर कर पा रहे हैं अपने मन में भी, आप देखते रहिए कितना गलती किए हैं कितना सही, लास्ट में जरूर बताइएगा। ठीक, कमेंट में। 4 नंबर विकल्प देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। आधुनिक काल की रचना पूछा है ना, तो पद्मावत होगा या सूरसागर होगा या रामचंद्रिका होगा या चांद का मुख टेढ़ा होगा। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है ये चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है कि मास्को अभी दूर है के रचयिता कौन है? त्रिलोचन है कि राम स्वरूप शर्मा जी हैं, हरिवंश राय बच्चन है कि शिवमंगल सिंह सुमन है। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो शिवमंगल सिंह सुंदर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, घ नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न 6 नंबर, प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है? प्रगतिवाद के सशक्त कवि की बात पूछा है तो
नरेश जी हैं कि बाल मुकुंद हैं कि नागार्जुन हैं कि डॉक्टर नगेंद्र हैं, चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है? तो प्रगतिवाद के सशक्त कवि की बात करेगा तो आपको याद रखना है नागार्जुन हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे चलिए देखिए 7 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं प्रयोगवादी काव्य धारा के, प्रगतिवादी के, निर्गुण ज्ञानाश्रय के, सगुण के, चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है? तो रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि जो हैं ये प्रगतिवाद के हैं। किसके? प्रगतिवाद के। अगला प्रश्न 7 हो गया ना, अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा 8 नंबर से। बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए वेस्ट होने जा रहा है। चलिए 16 नंबर, यहाँ पे 16 नंबर पे थोड़े ना आएंगे, 8 नंबर से। ठीक है, देख लीजिए लिखा है 8 नंबर की बादल को घिरते देखा है रचना है किसकी है? बादल को घिरते देखा है ये रचना है किसकी है? मुक्तिबोध का, नागार्जुन का, त्रिलोचन का, अगेय का, चारों में से कौन सा सत्य विकल्प है? आपको कमेंट में बताना है कि बादल को घिरते देखा है ये नागार्जुन की रचना है। ठीक है, बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद ही अगला प्रश्न बाबू 9 नंबर की, रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? किस कोटि की रचना है? ये देखिए मैं वीडियो बनाया था बट ये वीडियो तो डिस्टर्ब हो चुका था, इसलिए यहाँ पे पेंसिल चल चुकी है। रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? तो ये खंड काव्य की। किसकी? खंड काव्य की, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन ये तैयार कर लेना। चलिए 10 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। हरी घास पर क्षणभर कृति की किसकी है? हरी घास पर क्षणभर कृति किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की, बालकृष्ण शर्मा जी की, और यहाँ पे अगेय जी, यहाँ पे नागार्जुन का, तो यहाँ पे अगेय जी हो जाएंगे इसके करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हरी घास पर क्षणभर जो कृति है ये अगेय जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं ना, यहाँ पे कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? अगेय जी का, हरिवंश राय बच्चन, गिरजा कुमार माथुर, सुमित्रा नंदन पंत जी, चारों विकल्प में से सत्य कौन सा है? कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति, ये है आपकी अगेय जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे चले आए हैं। आंगन के पार द्वार रचना है, आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का, महादेवी वर्मा जी का, अगेय जी का, सुमित्रा नंदन पंत जी का, चारों में से कौन सा सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका अगेय जी का। किसका है बाबू? अगेय जी का। ठीक है ना, इसके बाद अगला प्रश्न है, अगेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? 1 है या 2 है या 3 है या 4 है? अगेय जी द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या 4 है। कितने हैं? बढ़िया से पढ़ लेना, 4 हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर, तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक कौन है? अगेय जी, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। तो तार सप्तक के संपादक जी हैं ये अगेय जी हैं। कौन है बाबू? ये अगेय जी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं, यहाँ से दूसरा तार सप्तक के संपादक कौन है? चलिए तैयार करके बताइए, क्वेश्चन पढ़िए। रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर, इसके बाद केदारनाथ सिंह जी, यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र। कि दूसरा तार सप्तक के संपादक जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तैयार कर लेना इसको बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से चलेंगे 16। ठीक है, 15 हो चुका है। हाँ, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछेगा। पेपर में एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है, कभी उसका नाम पूछेगा, कभी किस सन में हुआ था, उस टाइप से पूछेगा, यानी क्वेश्चन को घुमा देता है बस। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है तो 1943 में, 1951 में, 1959, 1976। तो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। ठीक है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष इस तरीके से भी पूछेगा कि तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 1959 ही पहला ऑप्शन जो दिख रहा है ये हो जाएगा, क्योंकि तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है 18 नंबर कि क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कथन किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय के द्वारा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। ये हो जाएगा आपका ख नंबर ऑप्शन, घ नंबर। ठीक है, इसके बाद
अगला प्रश्न है 19 नंबर। चलिए एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट जुड़े हैं सभी को थैंक्स कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कौन सा कवि क्षयवाद युग का नहीं है? नहीं है पूछा इसमें। निराला जी नहीं है, कि जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, कि महादेव वर्मा जी नहीं है, कि अघेष जी। तो क्षयवाद के बात किया है, और कौन से कवि ऐसा है जो क्षयवाद के नहीं है? तो ये अघेष जी नहीं है। ठीक है, सच्चिदानंदन हीरानंदन आगे उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत को सोवियस लैंड नेहरू पुरस्कार मतलब कि किस कृति पर मिला है? ये कृति किस कृति पे मिला है? चलिए बताइए। काला और बूढ़ा चांद पे, लोकायतन पे, चिदम्बरा पे, स्वर्ण किरण पे। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर, बहुत सारे बच्चे को जानकारी है कि लोकायतन होगा, तो बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया तैयारी करके रखे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कि नौका विहार किस मतलब कविता का संबंध किस नदी से है? नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? गंगा नदी से, यमुना नदी से, सरस्वती नदी से, घाघरा नदी से। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो गंगा नदी से होगा या किस नदी से? आप कमेंट बताइए कि नौका विहार किस नदी से है। तो ये गंगा नदी से। किस नदी से बाबू? ये गंगा नदी से है। आपके पहले विकल्प सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम बता दीजिए। कामायनी के प्रथम सर्ग जो है इसका नाम बताइए कि किस चिंता से होगा, या आशा से, या श्रद्धा से, या इंडा से। चारों में से कौन सा सत्य है? तो बहुत सारे बच्चे को जानकारी है कि सर चिंता से होगा। चलिए बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया तैयारी। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम 2024। चलिए आगे बात करते हैं 23 नंबर। लहर के रचनाकार कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी क्या है, लहर उन्हीं ने रचना किया है। तो ये हो जाएगा पहला ही विकल्प सत्य। हाँ आगे बात करते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हाँ बढ़िया से एक एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना है आप सभी को। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अभी गद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वीडियो वन शॉट है लेकिन आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, क्षयवाद की विशेषता। क्षयवाद की विशेषता पूछा है ना। इत्यवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम होगा, प्राकृतिक चित्रण होगा। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है? कमेंट में छापते चलिए अपना अपना आंसर। चलिए जल्दी से बताइए क्षयवाद की विशेषता कौन सी है? तो सौंदर्य एवं प्रेम। क्षयवाद की विशेषता कभी भी पेपर में पूछेगा और पूछ सकता है, तो इसका याद रखिएगा सौंदर्य और प्रेम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे बाबू, ध्यान दीजिए 25 नंबर पे कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है? किस रचना पे मिला है सुमित्रानंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार? लोकायतन पे, युगांत पे, काला और बूढ़ा चांद पे, चिदम्बरा पे। तो ये हो जाएगा आपके चिदम्बरा ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पे चलेंगे यहाँ से 26 नंबर। प्रकृत का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? बताइए कि प्रकृत का सुकुमार कवि किसको बोला गया है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को, महादेवी वर्मा जी को। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी को ही प्रकृत का सुकुमार कवि कहा गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि परिवर्तन किस कवि का रचना है? परिवर्तन जो है किस कवि की रचना है? कवि की रचना सुमित्रानंदन पंत की ही है। चलिए इसमें पहला ऑप्शन सत्य है। अगला प्रश्न जवाब देते रहिए एक एक प्रश्न का। इसके ठीक बाद अब 2-3 क्वेश्चन बचा है, इसके बाद हम गद्यांश टॉप 10 कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 28 नंबर। उर्मिला का विरह वर्णन संकेत साकेत के किस मार्ग में है? किस सर्ग में है? सॉरी मार्ग बोल रहे हैं, सर्ग में है। तो प्रथम सर्ग में, ये द्वितीय सर्ग में, नवम सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में। तो उर्मिला का विरह वर्णन साकेत की बात करेगा ना, तो सर्ग की बात करें तो नौवा में है। ठीक है, याद रखिए नौवा, यानी कि तीसरा विकल्प सत्य है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए 29 नंबर कि हरिऔध का पूरा नाम बता दीजिए कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या था, है ना। तो यहाँ पे जगन्नाथ दास, अयोध्या प्रसाद,
यहाँ पे नाथूराम शर्मा, यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो यही ऑप्शन जो दिख रहे हैं चौथा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, यही है इसका हरिऔध का पूरा नाम। ठीक है, लास्ट प्रश्न है इस पद्य साहित्य का, मैथिली षडगोप जी की रचना कौन सी है? रस कलश, सिरधराज, कमैनी है या लहर? तो ये सिरधराज हो जाएगा, ये ख नंबर विकल्प है, इस सत्य है मैथिली षडगुप्त की रचना। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने कराया ये पद्य साहित्य से, 31 प्रश्न मैंने कराया गद्य साहित्य से, 10 नंबर की तैयारी कंफर्म। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं आपको यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश से। बहुत सारे बच्चे को ये सर बोल रहे थे कि सर बताइए कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, तो आपके लिए 3 सेलेक्ट करके लाया हूं, 3 ठे सेलेक्ट करके लाया हूं जो कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। चलिए अब यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश जो बताने जा रहा हूं, ये आपके चैप्टर का नाम भी लिख दिया हूं कि हाँ इस चैप्टर से गद्यांश है, और आपको ये भी ट्रिक बताएंगे कि गद्यांश को कैसे पहचानेंगे कि हाँ किस चैप्टर से ये गद्यांश दिया है। बहुत सारे बच्चे को ट्रिक समझ में नहीं आता है, किसी भी गद्यांश को ट्रिक से समझने का आज की इस वीडियो में तरीका बता रहे हैं, देखिए। और इसका सलूशन कैसे करना है पेपर में, देखिए यहाँ पे राष्ट्र के स्वरूप वाला चैप्टर से गद्यांश रखा हूं। चलिए पहले गद्यांश ये जो बताने जा रहा हूं ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें जो बताने जा रहा हूं ये 2024 के पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देख लीजिए 2020 में 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले गद्यांश को हल करने का बेस्ट तरीका क्या है कि पढ़ लीजिए पूरा एक बार शुरू से अंत तक। साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक स्वरूपों, यहाँ पे रूपों है, रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अब लिखा है कि आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है जो व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति सहृदय है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्र के लिए यानी कि स्वास्थ्यकार है, राष्ट्र के लिए क्या है स्वास्थ्यकार है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 2020 में 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको कैसे समझना है कि किस चैप्टर से है, इसमें 5 प्रश्न भी दिया रहेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले नंबर साहित्य कला नृत्य अनेक मतलब रूपों में राष्ट्रीय जन, यहाँ पे देखिए पाठ के नाम का छोटा सा अंश टुकड़ा मिला है कि राष्ट्रीय जन मिल गया ना। राष्ट्र के स्वरूप से जुड़ा हुआ कोई भी गद्यांश में देखेंगे तो पाठ का नाम का छोटा सा एक शब्द मिलेगा टुकड़ा, जिसे पकड़ लेंगे कि हाँ इस पाठ से। इसको पकड़ने से क्या फायदा है, क्वेश्चन में जब चलेंगे तो मालूम चलेगा। देखिए इसमें प्रश्न पूछेगा इस तरीके से, पहला नंबर की उपर्युक्त गद्यांश की पाठ और लेखक का नाम बताइए। पहले पूछ दिया ना पाठ का भी नाम बताइए और जो पाठवा लिखा है उसका नाम बताइए, लेखक कौन है उसका, तो 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है, सहृदय आनंदित पक्ष को कौन स्वीकार करता है, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक राष्ट्र के किस यानी कि स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम बता रहे हैं कैसे लिखना है, बढ़िया से तैयारी करके जाना है आपको एक एक क्वेश्चंस का। चलिए बहुत सारे बच्चे को तकलीफ होता है कि प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालें पेपर टाइम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सभी चीजें सिखाते चलेंगे, एक एक पॉइंट पे ध्यान देके चलेंगे। देख लिए प्रश्नोत्तर संख्या ये 3 में आएगा गद्यांश, तो ये तो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, अलग से बता दिया हूँ, ठीक है, बढ़िया समझ लीजिए। अब देखिए संकेत, सबसे पहले आप गद्यांश सॉल्व कीजिएगा ना तो संकेत जरूर लिखिएगा कि साहित्य कला डॉट डॉट लास्ट वाला वर्ड उठा के लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा संकेत। आपको मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया है कि संकेत कैसे डालना है, तो आप अगर देख रहे होंगे मेरी वीडियो तो पहले से ऑलरेडी जानते ही होंगे। चलिए पहला प्रश्न इसमें है कि पाठ का नाम राष्ट्र के स्वरूप, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पाठ का नाम जो है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया गद्यांश से। इसके लेखक कौन है, तो लिखेंगे कि लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इस तरीके से जब लिख लेंगे बेस्ट तरीका यही है, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न का आंसर ऐसे देना है। अगला प्रश्न बाबू देखिए, इसमें पूछा गया था प्रश्न में कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो देखिए रेखांकित अंश पूरा किया है, कितना पूरा का किया है, यहां तक
तो इसको कैसे करना है बढ़िया समझ लीजिए। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे इसका हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले दूसरे नंबर का, समझ रहे हैं। दूसरे नंबर का हेडिंग लगाएंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग में कि लेखक का कहना है, या लिखेंगे कि लेखक के अनुसार, ठीक है। लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि एक ही राष्ट्र में अनेकों यानी कि संस्कृतियां फलती फूलती है, ठीक है। क्या करती है? फलती फूलती है। अब यहां से चलेंगे, लिखेंगे कि आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, लिखे हैं ना कि इन संस्कृतियों के अनुभवी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। ये तो यहाँ तक का मैं मतलब कि बताया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, वह इन विविध रूपों में साकार होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि साहित्य कला, साहित्य कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृत के विभिन्न अंग हैं। क्या है? विभिन्न अंग हैं। इसके बाद यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण उनके दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए, यानी कि व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एकमात्र सूत्रता है। क्या है? जो संपूर्ण विश्व की यानी आत्माओं में विद्यमान है, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छे से छाप लीजिएगा पूरे का, जहां तक दिया है, ठीक है। इतना हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न दिया है इसमें 3 नंबर कि सहृदय के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। तो इसी प्रश्न में इसका आंसर दिया है कि यहाँ से मैं लिख के बता देता हूँ कि टाइम ज्यादा इन्वेस्ट ना हो और समझ में ज्यादा है। देखिए 3 नंबर, सहृदय व्यक्ति की प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। इसी गद्यांश में इसका आंसर दिया है, ठीक है। प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। अगला प्रश्न इसमें क्या है, देखिए कि यहाँ पे लिखा है 4 नंबर कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक के अनुसार लेखक के राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर का कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है, ठीक है ना। बढ़िया से इसी तरीके से लिख के आना है। लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि मानसिक एवं स्वास्थ्यकार शब्दों के अर्थ बताइए, इस दोनों शब्द का अर्थ क्या होगा। लिखेंगे कि मानसिक का मतलब मन से उत्पन्न हो जाना और स्वास्थ्यकर का मतलब होता है तंदुरुस्ती प्रदान करने वाला। तो ये ही हो जाएगा इसका अर्थ। तो ये जो आप गद्यांश देखे ना, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश था। इसको बढ़िया से रिवीजन कर लेना, बढ़िया से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। ये वाला जो है ना 100% सिक्योर कह रहा हूं कि ये आएगा ही आएगा। अब देखिए इसके बाद अगला गद्यांश, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। आज की इस वीडियो में पूरे क्वेश्चंस का भरमार है। 1 शॉर्ट वीडियो इसलिए लाया हूं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो दे सकूं। हिंदी में अगर आप टॉप करना चाहते हैं, 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप हेल्प करेगी आपको, ठीक है। देख लीजिए, ये गद्यांश को बढ़िया से पढ़ना है, ट्रिक समझना है कि हाँ आपको अब आपकी बारी है बताना कि किस मतलब की पार्ट से ये गद्यांश दिया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पढ़ेंगे पहले कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृत है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिसका सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की विश्वास प्रवास है, ठीक है ना, श्वास प्रवास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कमबद्ध मात्र है, यानी कि संस्कृति की ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अद्वय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति की महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहां देखिए, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विपरीत कर, यहाँ पे देखिए विपरीत नहीं है, विसरित है, ठीक है, कर दी जाए तो राष्ट्र का लोप, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिखा हूं, 2-3 मतलब लाइन छोड़ के, प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कट लिखा हूं, लेकिन ये गद्यांश आपको यही आएगा, ठीक है। बढ़िया से पढ़ लेना। सबसे पहले आप तरीका बताइए ट्रिक की कैसे पहचानें किस पार्ट से। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृत है।
तो राष्ट्र लिख दिया है तो पाठ का नाम का छोटा सा शब्द कहीं आगे ही दिख गया। तो राष्ट्र के स्वरूप से ही ये चैप्टर है। समझ में आ गया ना? पकड़िए आप गद्यांश को कि कैसे आया है। 2020 में और 22 में पूछा गया था, 24 में चांस बन गया है इसका। देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, जन की मस्तिष्क क्या है। चलिए प्रश्नों का उत्तर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर बाबू आपको तरीका बता दिया हूं कि कैसे लिखना है। संकेत डाल के बढ़िया से, संकेत में देखिए राष्ट्र का तीसरा अंक डॉट डॉट संस्कृति संज्ञा संस्कृत है, ठीक है। पहला प्रश्न का जवाब पूछा था ना कि पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम बताइए, तो यहाँ पे लिखेंगे पाठ का नाम ब्लैक पेन से कि राष्ट्र का स्वरूप से है, लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी हैं। ये आपको अच्छे से लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। और दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसका मतलब कि अब गद्यांश में ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए यहां से अंडरलाइन किया है यहां तक, इसका मतलब पूरा इसकी व्याख्या करना है। तो बिना संस्कृत के जन, जन मतलब होता है लोग, पब्लिक। तो बिना संस्कृत के जन की कल्पना कम बाध मात्र है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। और यहाँ पे है कि संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इसी लाइन जो अंडरलाइन किया है, इसी लाइन की व्याख्या करना है, इसी पे आपको 2 नंबर मिलता है। चलिए यहाँ पे समझिए एक एक लाइन का भाव का मतलब क्या होता है। लिखेंगे 2 नंबर यहाँ पे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे एक एक लाइन को तोड़ के समझा देता हूं ताकि आप पेपर में अच्छे से इसका अर्थ समझ के लिख पाएंगे, ठीक। लिखेंगे संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, इसका मतलब कि वास्तव में संस्कृत मनुष्य का मस्तिष्क है, ठीक है। और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, आप ये भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, ये तो हो गया। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कमबाध मात्र है और संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, ठीक। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो लिखेंगे यहाँ पे बाबू कि देखिए यहाँ से पढ़ेंगे कि मनुष्य शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार संस्कृत के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए संस्कृत के विकास और उन्नति में ही, यानी कि उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है, यानी कि भरा हुआ है। तो इतना आपको व्याख्या में लिखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। बढ़िया समझ के लिखेंगे और तैयारी करेंगे तो आपको पेपर के समय कोई भी भटक नहीं रहेगा, अच्छे से लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर की भूमि और जन। भूमि मतलब जिस पे हम निवास करते हैं, और जन मतलब लोग, जो लोग भूमि पर निवास करते हैं, इसके अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है इस दोनों के सिवा, इस दोनों के अलावा। तो यहाँ पे बताएंगे 3 नंबर कि राष्ट्र के समग्र, मतलब कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जहाँ पे हम लोग जिस धरती पे रहते हैं, जो लोग रहते हैं, इन दोनों के सिवा और भी महत्वपूर्ण क्या चीज है, तो वो हमारा जन की संस्कृति है, ठीक है। क्या है संस्कृति? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। राष्ट्र मतलब होता है अपना देश, यानी कि पूरा दुनिया में जितने भी देश हैं, अपना अपना देश का एक अलग राष्ट्र है। और राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, यानी अपने देश की वृद्धि कैसे, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें कैसे बात करेंगे। तो लिखेंगे कि संस्कृत के विकास, जो हमारा संस्कृत है हमारे देश के, उसमें विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इसी तरीके से प्रश्न का आंसर लिखना है। 5 नंबर प्रश्न, जन का मस्तिष्क क्या है। जन मतलब होता है लोग, लोगों का दिमाग क्या है, मस्तिष्क क्या है। तो आप सभी को जानकारी है कि जन का मस्तिष्क संस्कृत है। क्यों? चलिए यहाँ पे लिखेंगे जन का मस्तिष्क क्या है बाबू, संस्कृत है। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है। आप तो जानते ही हैं कि गद्यांश कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का, ठीक है ना। बढ़िया से प्रिपरेशन करिएगा, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको। अगला आपका है गद्यांश यहाँ पे।
3 गद्यांश इस वीडियो में टॉप 3 गद्यांश लाए हैं, बढ़िया से तैयारी करके जाना है, एक एक क्वेश्चन छाप के आना है पेपर में, ठीक। चलिए गद्यांश ये तो देख ही रहे हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना 2015 में 20 में 22 में आया हुआ है, देख रहे हैं ये रेड कलर से लिखा हुआ जो है ये कितने साल आया है। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले तो अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे ना कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। क्या क्या है? तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसीलिए यानी कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। किसकी तरह है? नदी के प्रवाह, जैसे कि नदी लगातार दिन रात बहती है, उसी तरह हमारा जीवन भी है, आगे बढ़ रहा है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। यानी उत्थान मतलब यानी कि हमारे वृद्धि, ठीक है। ये प्रश्न 2015, 20, 22 में पूछा गया था। ये गद्यांश को पहचान लिए होंगे कि किस चैप्टर से, तो आपको बता ही दिए हैं, जन लिख दिया है, जन का प्रवाह अनंत से होता है, तो इसमें आपको राष्ट्र जन लिखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 3 ये राष्ट्र के स्वरूप से है, इसी में से आपको एक पक्का आएगा, बढ़िया से पढ़ के जाना। चलिए प्रश्न का आंसर देना स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद अभी हम यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि और लेखक दोनों का जीवन परिचय बढ़िया से छाप के जाइएगा। चलिए देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या। या चलिए एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे तब जवाब देते चलेंगे। पहले तो पहला प्रश्न का जवाब देंगे, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 3 में ही रहेगा, संकेत तो आपको बता ही दिए हैं कैसे करना है। चलिए पहला प्रश्न का जवाब देखेंगे। पाठ का नाम पूछा है, तो ऐसे हेडिंग डालिएगा, पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप। क्या लिखेंगे बाबू? राष्ट्र का स्वरूप। लेखक जो है इसमें, ओ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक्स कर दिया हूँ, ये जो है संकेत जो है मैं गलती डाल दिया हूँ, ये साहित्य कला, वो ठीक है ना। इस तरीके से राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल इसके लेखक का नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 नंबर मिल जाएगा। एक काम गलती यहाँ पे संकेतवा जो है ना गलती लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए, ये जन का प्रवाह वाला है, ठीक है ना, जन का प्रवाह, तो आपको यह संकेत थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। संकेत जो मैं सभी गद्यांश में बताया वैसे लिखना है। चलिए संकेत लिख लीजिएगा, आपको पेपर में तरीकावास बताया हूँ लिखने का। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या है ना, चलिए यहां से लेके यहां तक का आपको व्याख्या करना है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है। इतने का पूरा व्याख्या करना है, 3-4 लाइन जो दिया है। चलिए इसको कैसे व्याख्या करेंगे बाबू? लिखेंगे 2 नंबर प्रश्न का रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक एक लाइन का यहाँ पे भाव लिखते चलेंगे, समझाएंगे आपको। देखिए पहले तो ध्यान देना, यहाँ पे जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, ठीक है। यही है कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य प्राप्त किया है, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। जितने भी में हमारा देश है पूरे दुनिया में, सबका इतिहास क्या होता है? बदलता रहता है, ठीक है। अब देखिए, तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर यानी कि चलती रहती है। क्या करती रहती है? चलती रहती है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, अमृत से भर देती है, तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे कि मनुष्य यानी कि मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। क्या रहता है? अपने देश के प्रति जुड़ा रहता है। जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं अपने देश में, भारत देश में, तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब कि हमारे दादा बाबा जो यहीं पे थे और हम भी यहीं पे हैं, आने वाली पीढ़ी भी यहीं पे हमारे देश में रहेगी, उसी को बोल रहा है। इसी कारण हजारों वर्षों से
मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है, यानी कि हमारे देश भारत में ही निवास करते आ रहा है और करता ही जाएगा। अब देखिए, जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां, यानी कि रश्मियां का मतलब होता है किरणें, ठीक है, जब तक धरती पर सूर्य की किरणें प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहां के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक समझिए कि सूरज चांद रहेगा तब तक यहाँ धरती रहेगी, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। आगे प्रश्न जो है इसकी व्याख्या तो हमने पूरा कर दिया है, आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो जानकारी मिल जाएगा। आगे प्रश्न करते हैं 3rd नंबर कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3रे नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से, यानी कि हजारों साल वर्षों, सेंचुरियों से भूमि को अपनी माता के समान मानकर उसके साथ अपना तादात्म्य बनाए रखा है, वही लिखेंगे प्रश्न आंसर। 4 नंबर देखिए, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। राष्ट्रीय जन का जीवन मतलब कि हमारा देश कब तक रहेगा, ठीक है, बताइए कब तक अमर रहे। तो लिखेंगे इसमें कि जब तक सूर्य की रश्मियां धरती पर पड़ती रहेगी, यानी कि जब तक सूर्य की किरणें धरती पर आएंगी और समस्त प्रकृति जो भी हमारे आंखों से नजरों से दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे जो भी चीजें हैं एवं जीवों के लिए जीवनदायी सिद्ध होती रहेगी, तब तक यह हमारा देश राष्ट्र रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 कि जन का जीवन किस तरह है, लोगों का जीवन यहाँ पे पृथ्वी पर किस तरह है। तो लिखेंगे 5 नंबर कि राष्ट्र के जन का, यानी कि अथवा निवासियों का सतत रूप से चलता रहने वाला जीवन नदी के समान है, यानी कि जिस तरीके से नदी की पानी लगातार बहती रहती है उसी तरह लोगों का जीवन भी है, यानी कि धरती पर आना जाना लगा है, मतलब लोग मतलब कि आएंगे और जाएंगे धरती पर, वही चीज है। तो ये रहा आपके 3 मोस्ट टॉप 3 गद्यांश, बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, तैयारी कर लिए होंगे, तो इसमें में से आपको पेपर में एक ऑप्शन में जरूर छापा हुआ मिलेगा, टॉप तैयारी करके जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है जीवन परिचय। ये जीवन परिचय आप छाप के जाइएगा, 100% गारंटी है कि यही आने वाला है। देख रहे हैं ना, ये आपके लेखक का जीवन परिचय, साहित्य परिचय, और ये देख रहे हैं कवि का। ये दोनों बढ़िया से पढ़ लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं। कितना परसेंट, ये देखिए 100% गारंटी, 100% गारंटी दे रहा हूं कि इसी को बढ़िया से पढ़ के जाएंगे तो आपका 10 नंबर पक्का। 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय, 5 नंबर का कवि का, 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा, एग्जामिनर भी नहीं रोकेगा, 10 नंबर ये 100% गारंटी है। बढ़िया से पढ़ लीजिए, ट्रिक समझिए कि कैसे जीवन परिचय तैयार करना है। जीवन परिचय में क्या क्या खासियत होता है, जहां पे अगर वो छोड़ देंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा। बस 2-3 थे ट्रिक समझ लीजिए, आप किसी के भी जीवन परिचय को छाप करके आ जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले टॉप में रखा हूं, टॉप 1 ये है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि ये कवि नहीं है, ये आपके लेखक हैं। और बहुत सारे बच्चे को डाउट रहता है कि कवि का और लेखक का अंतर होता है, तो हाँ ये अंतर होता है। क्या अंतर होता है अभी जानकारी मिलेगा, देख लीजिए। ये पेपर के प्रश्न नंबर 5 पे आएगा, 5 के क पे लेखक का और 5 के ख पे कवि का, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालिएगा 5 का क और लिखिएगा जिसके बारे में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, टॉप में ऊपर उसका नाम लिखिएगा। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो ऐसे लिख लीजिएगा। अब यहां से स्टार्ट होता है जीवन परिचय, सुटेबल लिखेंगे, पहले लिखेंगे जीवन परिचय हेडिंग इस तरीके से, और मेन पॉइंट पर ध्यान देना है। चलिए बताएंगे बीच बीच में रोक करके। जैसे लिखेंगे हेडिंग में कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे छपरा यानी दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। अब बात आती है कि पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है, बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं था। देखिए इनका जन्म सन, जो जन्म लिए थे जिस सन में, उसी सन को ब्लैक पेन से लिखना है। क्यों लिखना है, एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो ध्यान देगा कि हाँ सन डाला है कि नहीं डाला है, तो पहले उस पर ध्यान उसका जाएगा। और आप बीच में कुछ भी भाड़ेंगे ना, मतलब इधर उधर कुछ भी, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेगा, लेकिन मेन पॉइंट पे ज्यादा ध्यान रहेगा उसका। तो लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी ब्लैक पेन से को बलिया जिले के दुबे छपरा के ग्राम में हुआ था। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी,
ठीक है, ये ब्लैक पेन से नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ कि जिसको लिखना है उसको बताऊंगा। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिमती था। ठीक है, दोनों मेंशन है, पिता का नाम, माता का नाम। द्विवेदी जी सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। कौन से थे? ब्राह्मण थे, सरयू प्राणी। इनके बचपन का नाम जो था वैद्यनाथ द्विवेदी था। बचपन में इनको बच्चे जो छोटे थे गांव के लोग वैद्यनाथ बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे 18 मई सन 1979 ईस्वी, यही है डेथ सन, यानी कि कब ये गुजरे, यानी इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी, इसको भी ब्लैक पेन से पेपर में लिखना है, कॉपी। ठीक है, 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए। तो जीवन परिचय में ज्यादा नहीं लिखना होता है, क्या लिखना होता है? किस सन में जन्म लिए, उनके माता का नाम, पिता का नाम, किस सन में मृत्यु हुई, ये 3-4 चीजें जीवन परिचय में लिख देते हैं बस। इसके ठीक बाद साहित्यिक परिचय स्टार्ट होता है। अब यही है मेन उनका जीवन काल का पूरा भूमिका, कि अपने जीवन में क्या क्या किए हैं, अपने देश के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, इसी में मेंशन रहता है। ठीक है ना, चलिए, और साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, 3 नंबर इस पे मिलता है। लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में, किसके बाबू? आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में। ठीक है ना, अब लिखेंगे कि अविस्मरणीय योगदान है। किस? अविस्मरणीय का मतलब होता है जिसको याद हमेशा रखा जाएगा, भूला नहीं जाएगा कभी भी। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि, ठीक है ना, तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट्री की उपाधि प्राप्त की है। देख रहे हैं ना उनके जीवन में कितना बड़ा बड़ा योगदान है, उन्हीं को साहित्यिक में लिखा जाता है। ये सन जो है, किस किस सन में कैसा कैसा योगदान दिए हैं, उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। अब लिखेंगे आगे कि कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रह चुके हैं। इतना तो क्लियर हो चुका है आपको। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब उनकी कृतियां लिखेंगे कि अपने जीवन काल में कौन कौन सी कृतियां दिए हैं। तो आलोचनात्मक कृतियां उनकी है बहुत सारी, जैसे कि सूर्य साहित्य, क्या लिखेंगे बाबू? सूर्य साहित्य, कालिदास का ललित योजना, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के काल्पनिक विनोद, कबीर। और बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर क्या आलोचनात्मक कृतियां हम 2 या 3 लिखेंगे तो नहीं हो जाएगा? देखिए, साहित्यिक परिचय में आपको पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो 5 कम से कम उनकी साहित्यिक जो कृतियां लिखिएगा, क्योंकि ये 3 नंबर का यहाँ से मिलेगा साहित्यिक से, और 2 नंबर मिलेगा आपका जीवन परिचय, दोनों मिलके 5 नंबर। ठीक है, तो इतना लिखना ही पड़ेगा 5 कम से कम। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे निबंध संग्रह। निबंध संग्रह जैसे कि हो जाएगा आपका कल्पलता, अशोक के फूल, इसके बाद कुटज है, इसके बाद आदि लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-3 ठे मेंशन कर देना है निबंध संग्रह में। आगे बढ़ते हैं यहाँ से उपन्यास। उपन्यास तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास उन्हीं का है, अनामा दास का पोथा उन्हीं का है, पुनर्नवा जो है उन्हीं का है, इसके बाद चारूचंद लेख, ये सभी उनका उपन्यास है। तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय में इतना चीजें मेंशन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब जाके 5 नंबर मिलता है। तो ये टॉप 1 में था किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आपको बाबू, ये आपके कवि का मोस्ट टॉप 1 जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। चलिए ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से तैयारी करेंगे ना तो हम आपको ऐसे ही इंग्लिश का पूरा पूरा ग्रामर पोर्शन हो या आपके शॉर्ट पोएट्री लिटरेचर से जितने भी क्वेश्चन से एक ही वीडियो में लेके आऊंगा, भले 1.5 घंटा 2 घंटा लगे, लेकिन आप लोग जुड़ जाइए और मेरा हेल्प कीजिए। इस डीके सर क्लासेस जो चैनल है बाबू, अभी हम बताएंगे डीके सर क्लासेज जो आप देख रहे हैं, डीके सर क्लासेज ये चैनल, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि देखिए इस चैनल पे कितना अच्छी अच्छी मतलब प्रिपरेशन कराया जा रहा है, नोट्स भी फ्री में दिया जाएगा, जितने हम हैंड रिटेन नोट्स लिख रहे हैं हाथ से, इसका फ्री में नोट्स दिया जाएगा। अदरवाइज कहीं चैनल पे जाते हैं ना तो आपको पेड करना पड़ता है, मनी पैसा लगता है, यहाँ फ्री में आपको दिया जा रहा है। आपको अच्छे से तैयारी करना है तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके एक घंटी जो आएगा नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना।
चलिए टॉप 1 में जो कवि का जीवन परिचय बता रहा हूं इसको तैयार कर लेना। ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 के ख में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 के ख में ये कवि का जीवन परिचय होता है। और ये देखिए किसके बारे में होने जा रहा है, मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी है ना, ये आपको बता दूं कि 2024 के बोर्ड एग्जाम के पेपर के ऑप्शन जो आएगा 5 के ख, उसमें 100% देखने को मिलेगा। नहीं मिला तो आप आइएगा पेपर देकर। और आज की ये 3 तारीख वाली जो वीडियो है जनवरी की, आप सुबह वाली ये वीडियो देख लीजिएगा कि हाँ सर बोले थे कि नहीं आया है, कि आया है। जरूर आएगा 100%। चलिए मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखिएगा। सबसे पहले ट्रिक समझिए, तरीका समझिए लिखने का। लिखेंगे जीवन परिचय इस तरीके से, हेडिंग, और लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था। अब पॉइंट पकड़ना है कि क्या चीज ब्लैक पेन से लिखना है। सभी बच्चे को अवगत कराते चलते हैं कि 18 जो सन देता है जन्म सन, उसको ब्लैक पेन से लिखना है। 1886 ईस्वी को ब्लैक पेन से लिखना है। हाँ एक चीज ये गलती नहीं करना है पेपर देते समय, कि आपको ये जो मैं ये आपको पिंक कलर का जो है, सॉरी ये जो हाईलाइट किया हूँ हाईलाइटर से, इसको आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। बस आपको ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करके लिखना है। समझ में आ रहा है ना कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था। इतना क्लियर। आगे देखिए, इनके पिता जो है सेठ रामचरण गुप्त थे। यहाँ पे ब्लैक पेन से मैं लिखा हूं, अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं उनके पिता का नाम ब्लैक पेन से लिखना है तो भी कोई बात नहीं। अगर ब्लैक पेन से लिखेंगे तो थोड़ा और बेहतर होगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, एक नंबर भी काटने की उसकी मतलब डिमांड नहीं होगी। आगे देखिए, सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा था। जो गुप्त जी थे ना, उनके माता पिता जो थे मतलब अच्छे स्वभाव के थे और अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम किए थे। तो वैसा ही मैथिली शरण गुप्त जी भी मतलब कि अपने माता पिता की तरह मतलब अनुसरण किए थे, और मतलब कि अपने पिताजी की तरह ही वो भी विकास करना चाहते थे। अब देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी उन्हें बहुत प्रेरणा मिली थी। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे ना, उनसे जो मैथिली शरण गुप्त जी थे बहुत कुछ सीखे थे। आगे देखिए, यहाँ पे गुप्त जी विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। कैसे थे, मतलब कि विनम्र मतलब होता है कोमलता से, हंसमुख थे और सरल स्वभाव के थे, मतलब किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करते थे, अच्छा व्यवहार के थे। अब देखिए, साकेत महाकाव्य पर उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद, क्या चीज, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। और लास्ट में 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गए। तो ये जो चीज है, अंतिम तिथि जो है इनका, जो मृत्यु सन है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तरीका समझ में आ रहा है ना। ये लिखेंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ पे अचीव हो जाएगा। अब यहाँ से साहित्यिक सेवाएं, इसी को बोलते हैं बाबू साहित्य में स्थान, ठीक है ना। ये पेपर में पूछता है ना साहित्यिक परिचय लिखिए, तो साहित्यिक परिचय का मतलब वही है कि साहित्यिक सेवाएं कह लीजिए, साहित्यिक परिचय कह लीजिए, वही चीज है। तो लिखिएगा हेडिंग साहित्यिक सेवाएं। क्या लिखेंगे कि गुप्त जी का झुकाव गति काव्य की ओर था। किसकी ओर, गति, गीति लिख दिए, गति काव्य की ओर था। और राष्ट्र की इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। राष्ट्र कविता जो है इनकी प्रमुख स्वर रहा है, और इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण भी किया गया है। तो देख रहे हैं ना कितना बहुत बढ़िया इनकी सेवा है साहित्य में। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इन्हें साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग मंगला पारितोषिक भी मिल चुका है। तो इतना लिख लेंगे ना, समझ में आ रहा है सभी बच्चे को। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखना पड़ेगा बाबू सकेत में लिखेंगे कि यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में लिखना है, तब जाके आपको पूरा का फुल नंबर मिलेगा। लास्ट में लिखेंगे साहित्य में स्थान। साहित्य में इनका क्या स्थान रहा है, तो लिखेंगे कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी
आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं और खड़ी बोली को काव्य के सांचे ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया है वह अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और इनकी चेतना की वाणी भी दी। तो इतना लिख लेंगे राष्ट्र में स्थान। तो आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं समझ लीजिए। पहले तो मैंने कराया बाबू समझिए गद्य साहित्य से आपको टोटल 31 प्रश्न, पद साहित्य से बाबू आपको टोटल 30 प्रश्न कराया मैंने और राष्ट्र के स्वरूप वाला से टॉप 3 गद्यांश भी बताया। इसके बाद आपको पद साहित्य से पद्यांश नहीं बताया हूँ, इसका भी वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी ही। इसके बाद आपको टॉप वन लेखक का जीवन परिचय, इसके बाद टॉप 1 आपको कवि का जीवन परिचय जो कि अभी तुरंत आपने पढ़ा। तो आज की इस वीडियो में वन शॉट में ऐसे ही तैयारी करेंगे ग्रामर से, जो आपका खंड ख से आएगा वन शॉट लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी पूरा अच्छे से तैयारी के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और 100 में 100 तैयारी करना चाहते हैं इस वीडियो पर जुड़ जाइए, इस चैनल पे जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डीके सर क्लासेस को पूरा फैला दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।